हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रशांत डोवाल और एंड्रॉयड क्लासेस में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट को लेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश जैसे ही हम इंग्लिश का नाम लेते हैं तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स जो हैं थोड़ा घबरा जाते हैं क्योंकि उनके लिए ये काफ़ी टफ पड़ता है। अब सबसे सबसे जो हमारा पहला पॉइंट है वो ये है कि इंग्लिश हमारी मदर लैंग्वेज तो नहीं है और बहुत से जो छात्र हैं उन्हें इंग्लिश काफ़ी टफ लगती है। टफ हमें क्यों लगती है वो हम सब एक एक करके यहाँ पर देखेंगे और इंग्लिश के कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली आते हैं वो सब हमें देखने हैं। सबसे पहले तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंग्लिश और हिंदी में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी? द बेसिक डिफरेंस इन हिंदी एंड इंग्लिश इज यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ द वर्ब। वर्ब यानी कि सेंटेंस की जो क्रिया होगी उनके बीच का उनमें होने वाला जो एप्लीकेशन है उसका डिफरेंस। जैसे अगर हमने लिख दिया रवि मंदिर जाता है, ये हमने सेंटेंस हिंदी में लिखा है, रवि मंदिर जाता है। ये सेंटेंस जो हमने लिखा है ये आपका हिंदी में है। इसी सेंटेंस को अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो उसमें वर्ब का जो यूज होगा और जो उसका डिफरेंस होगा वही है इंग्लिश और हिंदी का डिफरेंस। तो वी राइट रवि गोज टू टेम्पल। तो यहाँ पे हमने ये देखा है कि यहाँ लिखा है रवि मंदिर जाता है, यहाँ पर है हो गया आपका वर्ब यानी क्रिया और यहाँ पर वो आ गया है यहाँ पर। यानी इंग्लिश में और हिंदी में जो वर्ब का यूज है वही इन दोनों लैंग्वेजेस के बीच का डिफरेंस है। जो हिंदी लैंग्वेज है वो वहाँ पर वर्ब सबसे एंड में आता है और जो इंग्लिश है उसमें सब्जेक्ट के एकदम बाद आता है। अब ये सब्जेक्ट क्या है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंग्लिश में सेंटेंस मीन्स व्हाट। सेंटेंस आपको मालूम है कि इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड हैं। आप बोलोगे, अभी हम देखेंगे कि 26 इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स हैं जिसमें से 21 आपके कॉन्सोनेंट्स हैं यानी व्यंजन है और 5 आपके वॉवल्स हैं। 21 हो गए आपके कॉन्सोनेंट्स, 5 हो गए आपके वोवल्स। अब हमें ये देखना है सेंटेंस मीन्स व्हाट। सेंटेंस इन वर्ड्स का, बहुत सारे वर्ड्स का एक कलेक्शन होता है जो कि हमें एक मीनिंगफुल यानी हमें एक मीनिंग दे देता है। तो सेंटेंस इज व्हाट? सेंटेंस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। देखिए मैंने बोला है कंप्लीट सेंस, उसे हम कहते हैं सेंटेंस। अब जैसे हमने लिखा है, हमने लिखा द सन। द सन ये कोई सेंटेंस नहीं है, ये आपके दो वर्ड्स का एक ग्रुप है। अब हमने यहां आगे लिखा है राइजेस इन द ईस्ट। अब आप बोलोगे ये भी सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है। ये दोनों सेंटेंस नहीं, ये आपके फ्रेजेस हैं। अब अभी जब मैं आपको क्लॉजेस के बारे में आपको बताऊंगा वो आगे है कि प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, अभी हम वहां पे नहीं गए। इन दोनों को जब हमने जोड़ दिया है ये सेंटेंस हुआ है और सेंटेंस का इसमें मीनिंग भी है। अगर हम लिख देते द सन इन द ईस्ट राइजेस तो ये कोई सेंटेंस नहीं होता क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं बनता। यहाँ पूरा मीनिंग बन रहा है इसलिए ये सेंटेंस है। तो सेंटेंस का हो गया collection of words which gives a complete sense, a meaningful sense. बहुत सारे वर्ड्स जिनका ग्रुप और जो एक हमें मीनिंगफुल सेंस दे रहे हैं उसे हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस के भी टाइप्स बहुत सारे होंगे, वो हम अभी सब करेंगे कि एक्सक्लेमेटरी, एफर्मेटिव, वो सब।
अभी मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट या फिर प्रेडिकेट। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ डिस्कस किया जा रहा है, कि समथिंग इज डिस्कसिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जिसके बारे में कोई भी, चाहे वो राम हो या कोई ऑब्जेक्ट, कोई थिंग हो, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, वो सब्जेक्ट है। वर्ब हो गया आपका क्रिया, एक्शन। अब यहाँ पर भी ये है कि हमें कैसे पता चलता है, वर्ब से पहले अगर हम लगा दें हु, जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है द सन राइजेस इन द ईस्ट, मैंने लिख दिया हु राइजेस, तो आंसर आ गया द सन। मीन्स द सन इज एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। अब मैंने बोला कि राइजेस वेयर, राइजेस वेयर, whom, what, where, इसमें सब्जेक्ट में सब वर्ब से जस्ट पहले लगाते हैं हु या व्हाट, और इसमें ऑब्जेक्ट के लिए इसके बाद लगाते हैं, तो आ गया राइजेस वेयर इन द ईस्ट, यानी ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब इंग्लिश सीखने के लिए जो बेसिक, जो आपकी नेसेसिटीज़ हैं, जो आपको चाहिए, अगर हम फॉर द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि वन शुड हैव वेरी रिच वोकेबुलरी। कैंडिडेट जो भी हैं, जो मीन्स कॉम्पिटिटर हैं, उनका शब्दकोश काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पर मैं एक बात और बोलूँगा कि वन शुड एनरिच वंस वोकेबुलरी, वोकेबुलरी बहुत अच्छी हो, और एक वर्ड के, जो मैं अभी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आते हैं, उनके 2 या 3 आपको मीनिंग पता होने चाहिए, वो भी हम करेंगे। तो जो फर्स्ट हो गया आपका पार्ट, या आप जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है आपका वोकैब। देन सेकेंड इज टेंसेस, करेक्ट नॉलेज ऑफ टेंस। ये एग्जाम में बहुत आता है कि जैसे भी हम जब स्पॉटिंग द एरर आते हैं तो उसमें आता है, ये आपने पढ़ा होगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस वुड हैव बीन। ये एग्जाम में बहुत आता है, और वो यहाँ पर हैड की जगह हैव कर देते हैं, या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की जगह सेकंड फॉर्म कर देते हैं, या यहाँ पर विल कर देते हैं। अब जैसे आता है इफ ही हैड हेल्प्ड मी, आई वुड हैव पास्ड। अगर वह मेरी मदद कर देता तो मैं पास हो जाता। ये आपका कंडीशनल सेंटेंस भी है, ये हम आगे करेंगे। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया कि ये भी आपको आना चाहिए कि कहाँ पे आपका कैन या कुड, ये सब आगे आएंगे, मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूँ कौन कौन से पार्ट्स आपको स्ट्रॉन्ग रखने हैं। तो आपकी वोकैब काफ़ी रिच होनी चाहिए, काफ़ी अच्छे वर्ड्स आने चाहिए, टेंसेस का आपको करेक्ट नॉलेज होना चाहिए। विल, और जैसे विल और शैल का होता है, हम लोग बोलते रहते हैं आई विल डू दिस, आई विल, वी विल। आई के साथ जनरली हम शैल को लगाते हैं। अगर आपका नॉर्मल टाइम है, नॉर्मल, अगर हम नॉर्मली कोई बात कर रहे हैं तो आई और वी दोनों के साथ शैल लगता है। वी हैव टू यूज विल और शैल विद वी एंड आई इन द नॉर्मल टाइम, इन या ड्यूरिंग नॉर्मलसी। लेकिन अगर कोई थ्रेट देना है, कोई आपको मीन्स प्रॉमिस करना है, कोई थ्रेट करना है, कोई वार्निंग देनी है, देन वी हैव टू यूज विल। वी विल यूज। आपने कभी देखा होगा आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें देख लूंगा, ये एक थ्रेट है। या नाउ वी विल शो, या आई विल शो यू माई ट्रू कलर, अब मैं आपको अपना असली रंग दिखाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम पढ़ते चलेंगे। लेकिन हम हर जगह लोग ऐसा बोलते रहते हैं, ये ट्रेंड है बनाया हुआ। ये भी रूल हम आगे देखेंगे, क्योंकि इंग्लिश में रूल्स के एक्सेप्शंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, चाहे वो अभी वोवल्स की बात हो या कॉन्सोनेंट्स की हो, वो हम सब देखेंगे। तो वो क्या है, देन
टेंसेस, देन पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब वगैरह। ये वो है कि हम एक ही चीज को कई तरीके से कह सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, कोई वर्ड अगर मैं बोलूं, लेट्स से हंगर, if you write a word, a simple word, that is hunger. हंगर हो गया भूख, तो हंगर इज ए नाउन, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी आपको पता चलेगा। मैं इसे हंगर भी यूज कर सकता हूं, मैं इसे हंग्री, ये एडजेक्टिव है। तो अगर मैंने बोला कि गिव मी सम फूड एज आई एम वेरी हंग्री, कुछ खाना दीजिए, मैं बहुत भूखा हूं, भूखा, हंग्री। मैंने इसे बोला कि गिव मी सम फूड, आई एम डाइंग ऑफ हंगर, मैं भूख से मर रहा हूं। ऐसे बहुत से वर्ड आएंगे। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, कैसे आप इसे नाउन की तरह इसको यूज कर सकते हैं, कैसे आप इसे एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं, ये हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन वगैरह, प्रीपोजिशंस और उनका करेक्ट यूज। इसके अलावा उसमें एक्सेप्शंस भी हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि एवरी रूल हैज इट्स एक्सेप्शन, हर रूल के एक्सेप्शंस भी हैं। देन फोर्थ इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये पार्ट हम करेंगे जब हम स्पॉटिंग द एरर्स में आएंगे कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। ये हार्ड नहीं होता है, लेकिन अगर ये आपको ज़्यादा समझ आ गया, जल्दी से अगर आपने पकड़ लिया, तो आप एरर्स बड़ी आसानी से स्पॉट कर सकते हो। ये भी हम अभी करेंगे। देन फिफ्थ, इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब जैसे अगर हम सिंपल इंग्लिश अगर बोलते हैं या लिखते हैं, तो वो उतना अट्रैक्टिव नहीं लगती। लेकिन अगर हम इडियम्स का यूज़ करते हैं या फ्रेजेस का यूज़ करते हैं, तो वो अट्रैक्टिव लगती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हिंदी में आपके अलंकार होते हैं, या आपने कभी 7th 8th या छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। अलंकार मीन्स जो एड ऑन कर देती है, जो किसी लैंग्वेज को सजा देती है। जैसे लेडीज़ अपने ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स पहन करके अपने को अच्छा दिखाती हैं, ऐसी लैंग्वेज में अगर हमारी लैंग्वेज इडियोमेटिक होगी, तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है, चाहे वो देखने में हो, मतलब मीन्स बोलने में हो, चाहे वो आपकी राइटिंग स्किल्स हो। ये भी आपको आना चाहिए। एंड लास्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये आपने छोटी क्लासेस में आपने हिंदी में जरूर आपने होगा पढ़ा हुआ कि वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये होता है वहां जब हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मेन पार्ट देते हैं। एक आपका प्रीलिम्स हो गया, जहाँ आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है। एक और होता है जहाँ पर आपकी राइटिंग स्किल्स जज करी जाती हैं। वहां पर अब देखिए, वहां होता है गागर में सागर बनना, मतलब प्रिसाइज फॉर्म में छोटा करके। एक वर्ड है आपका कंसाइज, तो वो क्या बहुत अच्छा रखो, कंसाइज या फिर लैकोनिक, छोटा कर देना, ब्रीफ कर देना। तो अगर आपको उन्हें एब्रीज करना आ गया, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखना आ गया, वो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि ही इज द मैन हु एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, ये वो आदमी है जो नशीली चीज़ों से बहुत दूर रहता है। तो अगर हमने ये लिख दिया है तो बहुत लंबा, काफ़ी लंबा सेंटेंस हो गया। अगर हम इसकी जगह सीधा एक वर्ड लिख दें, टीटोटॉलर, टीटोटॉलर वन हु डजंट ड्रिंक, जो एब्सटेन, इसमें एक वर्ड मैंने अभी बोला था, वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक। एब्सटेन एक बहुत अच्छा वर्ड है। एब्सटेन मतलब अपने को दूर रखना, गेट रीड ऑफ। तो
अब इतना बड़ा अगर मैं सेंटेंस बोलूं, उसकी जगह अगर मैं टीटो टॉलर बोल दूं, अभी मैंने एक बार किसी न्यूज़पेपर में था लिखा हुआ कि सलमान खान टर्न्स टीटो टॉलर, किसी के भी उस बारे में कुछ लिख सकते हैं, तो इन्हें कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इन द नटशेल, जिस्ट में, अगर शॉर्ट में पूरा अगर मैं इसका निचोड़ बोलूं, तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, चाहे सीडीएस, एनडीए, आपका यूपीएससी, एसएससी, जो भी हैं, उसके जो जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो आपका इडियम्स और फ्रेजेस, ये भी आते हैं बहुत, ये सारे पार्ट वही हैं जो इसमें आते हैं। तो वन वर्ड आपको आना चाहिए, इडियम्स फ्रेजेस आपको आनी चाहिए, वोकैब आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अब जो मैं अभी आपको बता रहा था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये स्पॉटिंग द एरर्स में बहुत यूज होता है। जैसे देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे यूज होता है, फिर मैं आपको एक एक करके वोकैब वाले पार्ट से करेंगे हम स्टार्ट। जैसे मैंने लिखा, रवि इज गोइंग फॉर अ वॉक, रवि घूमने जा रहा है, कुछ भी लिख दिया आपने, रवि इज गोइंग फॉर अ वॉक। अब देखिए, रवि जो है वो सब्जेक्ट है, या अभी मैंने आपको बताया था किसके बारे में हो रही है बात, कौन जा रहा है, हु इज गोइंग, ऑब्वियसली रवि इज गोइंग। तो हियर रवि इज द सब्जेक्ट, रवि इज सिंगुलर, देयरफॉर वी यूज इज। अब एक ट्रिक सी, अब वैसे तो ट्रिक्स का यूज होना नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रिक्स का मतलब धोखा देने वाली बात हो गई, क्योंकि हम इतनी सारी हम ट्रिक्स याद रख नहीं सकते। पर अगर देखिए, अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं, तो आ रहा है रवि घूमने जा रहा है, गोइंग फॉर अ वॉक। है अगर वर्ड आ जाता है स्टैंड्स फॉर इज, सिंपल। ये तो आपको पता ही है, अगर आर आ जाता है तो मुझे पता हो जाता है कि ये एक से ज्यादा, ये आपका प्लूरल है, तो मीन्स ये है। और ये आई के लिए अगर आ रहा है हूँ, सिंगुलर है, तो ये एम आ जाता है। ये तो आपको पता ही है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि होता क्या है, सेंटेंस में सेंटेंस को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाता है। अब जैसे देखिए, यहाँ लिखा है सीधा, अब मैंने इसे थोड़ा ऐसे लिखा, रवि एंड हिज फ्रेंड्स। मान लीजिए मैंने यही लिख लिया, गोइंग फॉर अ वॉक। रवि और उसके दोस्त फिल्म देखने जा रहे हैं, तो सब्जेक्ट जो यहाँ पर है वो रवि और उसके दोस्त हैं। यहाँ सब्जेक्ट रवि नहीं है, रवि और उसके दोस्त हैं, इसीलिए हमने आर को यूज करा। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट क्योंकि प्लूरल है इसलिए उसका वर्ब भी प्लूरल ही होगा। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर थोड़ा सा मैं इसका ट्विस्ट कर दूं, ट्विस्टेड फॉर्म अगर इसका हो जाए, जो एग्जाम में आता है वो ये आता है, रवि विद हिज फ्रेंड्स। मैंने यहाँ लिख दिया, रवि विद हिज फ्रेंड्स आर गोइंग फॉर अ वॉक। अब आपको इसमें लग रहा होगा कि सब्जेक्ट तो ये है और ये आपका प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए। लेकिन सेंटेंस का मीनिंग देखिए आप, जो ऊपर वाला सेंटेंस है वहाँ लिखा था रवि घूमने जा रहा है, तो परफेक्टली ऑल राइट, रवि इज सिंगुलर, देयरफॉर वी हैव टू यूज इज, सिंगुलर वर्ब इज। जो दूसरा सेंटेंस था उसमें लिखा था रवि अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है। मैं इसे ऐसे भी कह सकता था, रवि और उसके दोस्त घूमने जा रहे हैं, अपने दोस्त, मैंने ये नहीं बोला रवि अपने दोस्तों के साथ, वो ये है, रवि और उसके दोस्त घूमने जा रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। रवि और उसके दोस्त हैं तो इसका मतलब वो लोग प्लूरल है। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस ये लिखा हुआ है कि रवि अपने दोस्तों के साथ जा रहा है,
जा रहे हैं नहीं, क्योंकि बात सिर्फ रवि की हो रही है। रवि अपने दोस्तों के साथ जा रहा है, जैसे लोग बोलते ही हैं कि मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ। तो हियर सब्जेक्ट इज ओनली रवि, तो देयरफॉर सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। ये इसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा आता है स्पॉटिंग द एरर्स में। और भी बहुत तरह के टाइप्स हैं, पर जब भी हम किसी सेंटेंस में एरर ढूंढते हैं तो ये जरूर हमें देख लेना चाहिए। अभी ऐसे बहुत सारे आएंगे, चाहे वो नाउन के टाइप्स हों, चाहे वो एडजेक्टिव्स हों, मतलब बहुत सारे, वो सब हम देखेंगे। अब हम आते हैं वोकैब, जो आपका सेक्शन है, हम वहाँ आते हैं वोकैब सेक्शन। अब वोकैब हम जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे वर्ड हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ए अप टू जेड। तो वैसे तो बहुत सारे हैं। हम वो वर्ड जो आसान वर्ड होंगे वो हम यूज़ नहीं करेंगे। हमें वो वर्ड लिखने हैं या याद करने हैं जो थोड़े से टफ हों और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं या आ रखे हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ए। वैसे तो ए से बहुत सारे वर्ड हैं, बट some important words are astonish, very important word. Second, abate, abase, adore, ये बहुत अच्छा वर्ड है, कम यूज होता है और लोगों को इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। एस्टोनिश बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है, ये आप न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या कोई भी आपका इंटरव्यू वगैरह हो तो वहाँ ये वर्ड बहुत आता है कि आई वॉज एस्टोनिश टू सी माई फ्रेंड बार्किंग लाइक अ डॉग लास्ट नाइट। चिल्लाते हुए सुना, ऐसा आश्चर्य हो जाना, बिल्कुल बहुत चक्का रह जाना, जो आपके लिए किसी के लिए भी अनएक्सपेक्टेड हो। तो जैसे एस्टोनिश को हम कह सकते हैं एस्टाउंड, हाईली सरप्राइज्ड, ASTOUND, एस्टाउंड बहुत अच्छा वर्ड है। हाईली सरप्राइज, इसके लिए एक बड़ा अच्छा वर्ड है, वर्ड का इसे हम फ्रेजल वर्ब में भी यूज करते हैं, टेकन अबैक। ये दो बहुत अच्छे वर्ड है। और हाईली सरप्राइज तो आपको पहले से पता है, अमेज, स्टन्ड, ये ऐसे हैं, पर ये बहुत अच्छे वर्ड है। एक और वर्ड होता है गेप माउथ, मुंह खुला का खुला रह जाना, कि ये मीन्स क्या हुआ, अनबिलीवेबल अगर कुछ हो जाए। तो ये अच्छा वर्ड है, बहुत बार आया एग्जाम में। देन अबेट, अबेट मीन्स टू लेसन। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, LESSEN, नॉट ON। अगर आपने LESSON लिख दिया वो आपका पार्ट हो जाएगा। लेसन नंबर 4, लेसन मतलब टू रिड्यूस, मतलब रिलीव, रिड्यूस, ये आसान वर्ड है, ये भी आसान है, पर ये मैंने लिखा दिया। वैसे तो होना चाहिए सबसाइड, बेटर वर्ड, सबसाइड, ये सबसे अच्छा वर्ड है। और एक वर्ड है इसका एलिविएट, एलिविएट, कम करना, हल्का करना, शांत कर देना। ये जैसे हो गया कि वेट हियर टिल द स्टॉर्म इज अबेटेड, आप तब तक रुक जाइए जब तक तूफान कम नहीं हो जाता। तो ये अच्छे वर्ड है। सबसाइड भी बहुत अच्छा वर्ड है। मतलब दो या दो से ज़्यादा वर्ड आपको पता होने चाहिए। अब हो सकता है वो ये दो ना पूछे, वो ये पूछ ले, ये ना पूछ। इसके अलावा भी वर्ड्स हैं बहुत सारे, जैसे सूट, SOOTHE, या फिर आपका मिटिगेट। मिटिगेट वर्ड जो है वो आपका पिल्स वगैरह में बहुत यूज होता है। मैंने बहुत बार कभी देखा है, डॉक्टर्स कहते भी हैं कि टेक दिस पिल, इट विल मिटिगेट योर टूथेक। ये दवा, ये गोली आप लीजिए, इससे आपका दांत का दर्द कम हो जाएगा, टूथेक। देन
अबेस, अबेस मीन्स होता है डिबेस करना किसी को, ह्यूमिलिएट करना, डिबेस लोअर करना, डाउन करना, ह्यूमिलिएट करना, बेइज्जत करना। जो और वर्ड है आपका स्लेंडर, वो तो बदनाम करना होता है, वो आगे आएगा आपका डिफेम। तो डिबेस, ये दोनों वर्ड काफ़ी अच्छे हैं। लोअर भी इसमें आप ये वर्ड सबसे अच्छा वर्ड है, एडोर। ये वो वर्ड नहीं है जहाँ आप जैसे लव, जैसे बहुत लोग उसमें लिख देते हैं लव, इसका मतलब होता है आपका टू वर्शिप, किसी को मतलब पूजना, वर्शिप। अब ये कोई बॉडीली या फिर मटेरियल या जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरियल, ये कॉर्पोरियल लव वगैरह नहीं है। अब जैसे मैं बोलूँ एग्जाम्पल, अगर हम इसे करें, यूज करें, मीराबाई, मीराबाई यूज टू एडोर लॉर्ड कृष्णा। वो उन्हें पूजती थी, क्योंकि मीराबाई ने उन्हें देखा थोड़ी था, वो दोनों कंटेम्परेरी तो थे नहीं। तो आपने कभी छोटे में देखा भी होगा, वो कहीं कुछ गा रही हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। या कोई आदमी अगर किसी का फैन अगर हो जाता बहुत ज़्यादा, कोई अपने जो प्रिय एक्टर्स हैं उनका टेम्पल बन जाता है, कोई अपने उस पर बॉडी पे कुछ लिखवा देते हैं किसी एक्टर प्लेयर का नाम, तो वो फैंस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। एडोर करना, वर्शिप, आइडोलाइज करना किसी को। मतलब डिवोशनल लव है ये एक तरह का, डिवोशनल लव। तो वर्शिप ये बहुत अच्छे वर्ड हैं, ये आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा एक दो वर्ड हम और करेंगे। अबेट, अबेस, एडोर, देन एब्डिकेट, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, एब्डिकेट, वेरी गुड वर्ड। अबहॉर, एनिहिलेट, अवांट गार्डे, फ्रेंच वर्ड जैसे जो होते हैं, जैसे आपका बहुत सारे वर्ड हैं ऐसे कि जैसे है आपका वन वर्ड में भी आएगा कि स्पीच विच हैज टू बी डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, एक्सटेम्पोरे। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, वो आएंगे अभी आगे। एब्डिकेट, अबहॉर, एनिहिलेट, अवांट गार्डे, अवराइज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एब्डिकेट, एब्डिकेट मीन्स होता है छोड़ देना, त्याग देना। पर ये वर्ड जो छोड़ देना या जो आपका त्याग देना है वो अबेंडन भी होता है, अबेंडन, डिजर्ट, फॉरसेक, लीव। पर ये और ये वर्ड सेम नहीं है। ये तो होता है कि कोई भी नॉर्मल चीज छोड़ देना, मतलब गिव अप कर देना, कोई आपकी बैड हैबिट थी या कोई भी आपने छोड़ दिया। पर एब्डिकेट जो वर्ड है वो किसी पावर या किसी सीट को रिनाउंस करना, त्याग देना, रिनाउंस द पावर और थ्रोन, सिंहासन या कुछ भी ऐसी कोई पावर या कुछ भी प्रॉपर्टी वो छोड़ देना, त्याग देना। मैंने आपको पहले भी शायद या किसी और को कभी बताया होगा, ये वर्ड बहुत जगह यूज होता है, आपका हिस्ट्री में भी यूज होता है। क्योंकि जब हमने जैसे मौर्य डायनेस्टी आप पढ़ोगे तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने टर्म के, अपने रूल के एंड में जैन धर्म को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था और अपना धर्म छोड़ दिया था। वो हर आदमी की मर्जी है। तो वहाँ बहुत जगह रहता लिखा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य एब्डिकेटेड, मतलब त्याग दिया था। ये सीट के लिए हो रहा है, ऐसे नहीं कोई और कोई नॉर्मल कोई चीज़ छोड़ दी हो। क्योंकि सिंहासन छोड़ना या कोई
पावर छोड़ना या प्रॉपर्टी छोड़ना, एसेट वगैरह को छोड़ देना बड़ी बात होती है। ही एब्डिकेटेड द थ्रोन in favor of his son and went to श्रवणबेलगोला for salvation। वो निर्वाण के लिए, शांति के लिए, पीस के लिए श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चले गए। तो in this sentence we have to use the word abdicate। बहुत अच्छा वर्ड है, त्याग देना, छोड़ देना। abhor means hate, डिटेस्ट, ये अच्छा वर्ड है, डिटेस्ट। डिस्पाइस, ये थोड़े हार्ड वर्ड है। अब देखिए इसमें एक वर्ड है बड़ा अच्छा, लोथ, LOATHE। और ऐसा ही एक वर्ड और होता है LOATH, पीस, टुकड़ा, लोफ, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, कहीं वो ये तो नहीं है, यहाँ ई नहीं आएगा। तो उसकी ट्रिक अगर आप चाहते हो तो जो हेट रहता है, आपने लिखा हुआ हेट, तो इसका मतलब हेट है, उसमें ई है, तो यहाँ पर भी ई लगेगा, लोथ। ये तीनों वर्ड बड़े अच्छे हैं, एग्जाम में ये आता है, अबहॉर। देन एनिहिलेट मीन्स होता है टू डिमोलिश और टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, जड़ से उखाड़ देना, to destroy completely, uprooted। जैसे चाणक्य ने, जो आपने पढ़ा होगा मौर्य डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने एक वेपन बनाया और धननंद या नंदा डायनेस्टी को एनिहिलेट कर दिया था। तो हम इसे यूज कर सकते हैं कि चाणक्य एनिहिलेटेड नंदा डायनेस्टी विद द हेल्प ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। Then the next word is avant-garde। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। ये थोड़े से टफ जो होते हैं एग्जाम्स, ये वहाँ यूज होता है, कैट, मैट, बैंक पीओ। avant-garde मीन्स होता है न्यू, या फिर आपका प्रोग्रेसिव, न्यू आइडियाज, जो कि बिल्कुल भी ट्रेडिशनल नहीं होते। एक तो होता है आपका कि कन्वेंशनल मेथड्स, और एक होता है कि बिल्कुल न्यू। अब जैसे अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो जो भी उसमें प्लेयर, कोई भी बैट्समैन आता है खेलना, तो उसे बताया जाता है कि आपका हेड बिल्कुल होना चाहिए स्टिल, आर्म्स आने चाहिए ऐसे, और जब आप कवर ड्राइव या स्ट्रेट ड्राइव लगाएं तो बिल्कुल आप बहुत बढ़िया दिखने चाहिए, एलिगेंट दिखने चाहिए। पर कई ऐसे प्लेयर आए, चाहे वो भारत के बारे में हो चाहे वर्ल्ड के प्लेयर्स हों, जो कि कन्वेंशनल बिल्कुल नहीं थे। से धोनी, ऐसे ऐसे शॉट्स होंगे जो कि बिल्कुल भी ट्रेडिशनल नहीं है, बिल्कुल कन्वेंशनल नहीं है, वो अवांट-गार्ड है, न्यू है और प्रोग्रेसिव है। जैसे हम कह सकते हैं हेलीकॉप्टर शॉट और व्हाटएवर द शॉट्स ही यूज्ड टू हिट। देन एवराइज मीन्स ग्रीड, लालच, डिजायर फॉर मोर, जैसे हर आदमी को ज़्यादा चाहिए, कम नहीं चाहिए, डिज़ायर फॉर मोर। पर एग्जाम में ऐसे ही एक वर्ड आ जाता है एवराइसियस, एवराइज तो हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लालच, और एवराइसियस हो गया लालची, ये एडजेक्टिव है। तो ये हो गया आपका ग्रीडी। तो ये सब एक इंट्रोडक्शन था आपके लिए, एक बेसिक था कि इंग्लिश है क्या, इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब क्या है, एग्रीमेंट क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। अभी हमने इडियम्स, फ्रेजेस और वन वर्ड नहीं करे। अब जो आपकी नेक्स्ट जो होगी क्लास, उसमें पहले आपको इडियम्स, फ्रेजेस भी पढ़ाया जाएगा और उसके बाद आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से कराया जाएगा। और डेली आपको 5-6 वर्ड्स वोकैबुलरी के कराए जाएंगे, ताकि आप इन सब रूल से फेमिलियर रहें। अब फेमिलियर के लिए अगर देखें, अगर आप फेमिलियर बोलेंगे तो ये अच्छी वर्ड नहीं है, ये अब एक तरह से ऑब्सोलीट हो गया है। कन्वर्सेंट, फेमिलियर विद, you have to conversate with all these words, to learn them and use to make sentences with all these words which I told you today।
तो अगली क्लास जो आपकी होगी वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट होगी और आप धीरे धीरे ये सब सीख जाएंगे। होप ये क्लास आपको अगर अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए यही। थैंक यू।